नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने सफ़र के चैप्टर नंबर 18 में, जिसका नाम है मदन लाल पाहवा की वक्र दृष्टि। नई दिल्ली, 19-20 जनवरी 1948। प्यारे लाल नैयर ने महसूस किया कि उपवास समापन की उस शाम को गांधी इतने प्रसन्न, संतुष्ट और उत्साही नजर आ रहे थे जितने पिछले अनेक वर्षों से नहीं। उपवास की सफलता ने उनके सामने नए नए सपनों और आशाओं का जैसे अंबार खड़ा कर दिया था। पूरे विश्व में 1929 के नमक आंदोलन और दांडी मार्च की जैसी प्रतिध्वनियां उठी थी, वैसी ही प्रतिध्वनियां इस बार के भी उपवास के कारण उठ रही थी। कलकत्ता की सफलता भी अभी की सफलता के सामने कुछ नहीं थी। गांधी जी निसंदेह अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ गौरव शिखर पर आ बैठे थे। बधाइयों के केबल एवं तारों का बिरला हाउस में ढेर लग गया। विश्व के एक एक प्रमुख अखबार ने, उन अखबारों ने भी जो गांधी जी के कटु आलोचक रहे थे, इस बार उनकी आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा के पुल बांध दिए। बिरला हाउस में बैठा हुआ नन्हा सा आदमी भी अपनी सफलता से कम प्रसन्न नहीं था। उनकी आंखें चमक रही थीं, पूरा व्यक्तित्व गदगद था और वह खामोश थे, एकदम खामोश, क्योंकि 19 जनवरी का वह दिन सोमवार का था, उनके मौन व्रत का दिन। बिरला हाउस की एक एक ईंट उनकी आध्यात्मिक शक्ति की किरणें बिखेर रही थी। गांधी के आसपास एक रहस्यमय प्रभा मंडल तैयार हो गया था। उनके अहिंसा के सिद्धांतों के लिए एक अत्यंत भव्य, नवीन और दिव्य क्षितिज खुल गया था। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह केवल तरल भोजन ही पचा सकते थे। उन्हें फलों के रस, ग्लूकोज और जौ के पानी पर रखा जा रहा था। उनके मन में जो प्रसन्नता थी वह तन में भी दिखाई पड़ी और उन्होंने केवल तरल भोजन पर ही पनपना शुरू कर दिया। उस सुबह उनका वजन 1 पाउंड कम हुआ था। बिरला हाउस में रह रहे उनके अनुयायियों के लिए इससे बढ़िया समाचार और भला क्या होता। गांधी जी के गुर्दे फिर से सक्रिय होने को प्रस्तुत थे। शरीर में जमा फालतू जल को उन्होंने निष्कासित करना शुरू कर दिया था। भारत की महान आत्मा परछाइयों के पीछे से दोबारा प्रकट हो रही थी। जिस वक्त महात्मा गांधी का वजन लिया जा रहा था, लगभग उसी वक्त 6 पुरुष नई दिल्ली के बिरला मंदिर के सूने पिछवाड़े में प्रकट हुए, जहां उनकी गतिविधियों को देखने या सुनने वाला कोई नहीं था। इसका फैसला करने से पहले कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे अपने हथियारों की जांच कर लेना चाहते थे। गोपाल गोडसे ने अपने जैकेट से 32 कैलिबर का वह पिस्तौल निकाला जिसे उसने पूना से 200 रुपए में खरीदा था। उसे लोड करके वह एक वृक्ष से 25 फीट के फासले तक हटा। फिर उसके तने का निशाना लेकर उसने घोड़ा दबा दिया। कुछ भी ना हुआ। पिस्तौल को काफी हिलाने के बाद उसने दोबारा घोड़ा दबाया। इस बार भी कुछ ना हुआ। आप्टे ने इशारा किया कि बगड़े अपना पिस्तौल निकाले। गोपाल ने जिस तने का निशाना लिया था उसी को निशाना बनाकर बगड़े ने अपना पिस्तौल दागा। इस बार धमाके की आवाज हुई। वे सब दौड़कर तने के पास पहुंचे ताकि देख सकें कि गोली का निशाना कहाँ लगा है। कहीं कोई निशान नहीं था। गोली ने 25 फीट की दूरी को भी केवल आधा पार किया था। वह जमीन पर पड़ी दिखाई दी। बगड़े ने दोबारा फायर किया। इस बार गोली तने से दाहिनी तरफ उछली। बगड़े ने 4 गोलियां और चलाई। एक भी गोली निशाने पर न लगी। बगड़े का पिस्तौल सचमुच वैसा ही था जैसा आप्टे ने मुंबई में संदेह किया था। गांधी को गोली मारने वाला कहीं खुद ही गोली खाकर न गिर जाए। षड्यंत्रकारियों के बीच अकुलाहट भरा सन्नाटा छा गया। बंबई का वह कपास व्यापारी उस दिन बिरला हाउस में आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था। उसे महात्मा गांधी ने चुपके से कराची भेज रखा था ताकि
वह महात्मा की पाकिस्तान यात्रा के लिए सभी योग्य प्रबंध करवा सके। जिस दौरान गांधी उपवास करते हुए मृत्यु के सानिध्य में जा बैठे थे, उस दौरान जहांगीर पटेल ने जिन्ना के साथ गुप्त मंत्रणाएं जारी रखी थी। जहांगीर पटेल एक ऐसी यात्रा को स्वीकृत कराने की चेष्टा में था जिसका यात्री अपने देश भारत में जिंदा रहेगा या नहीं, निश्चय पूर्वक कोई नहीं कह सकता था। जिंदा रह जाए तब भी पाकिस्तान यात्रा के दौरान कोई धर्मांध व्यक्ति उस यात्री को मार नहीं डालेगा, इसका क्या भरोसा था। उक्त प्रस्ताव पर जिन्ना की पहली प्रतिक्रिया बहुत बुरी रही। कांग्रेस पार्टी में अपनी सम्मानित जगह जिन्ना को छोड़नी पड़ी। इसके पीछे गांधी का ही हाथ था। यह विश्वास जिन्ना के मानस में इतना दृढ़ हो चुका था कि अब उन्होंने गांधी की प्रत्येक बात, प्रत्येक हरकत को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया था। इसके अलावा कदम कदम पर भारत ने जो वायदा खिलाफी और दादागिरी का बर्ताव चला रखा था, उसमें भी जिन्ना कम पीड़ित नहीं थे। इसीलिए जिस व्यक्ति को उन्होंने हमेशा चालाक हिंदू लोमड़ी कहा, उसके उस सरल प्रस्ताव पर भी उन्हें संदेह होना स्वाभाविक था। लेकिन जब गांधी के ही कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ की वह रकम मिल गई जिसके अभाव में उस देश की लुटिया डूबी जा रही थी, तो जिन्ना के रुख की कठोरता कुछ कम हुई और उन्होंने आखिर उस बूढ़े राजनीतिक दुश्मन को अपने पवित्र देश की धरती पर चरण रखने की अनुमति दे दी। जिन्ना की इस अनुमति से महात्मा को यही लगा जैसे उनके जीवन को एक नई सार्थकता मिल गई है। सचमुच वे अपने जीवन के एक नितांत नए मोड़ पर आ खड़े हुए थे। उनके सामने वह पहला अवसर था जब वह अहिंसा का प्रचार करने के लिए भारत से बाहर जा सकते थे। ऐसे प्रचार के लिए विदेश जाने से वह अब तक मना करते रहे थे, क्योंकि भारतीय आजादी उनके जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था। अब आजादी मिल चुकी थी और उनके नवीनतम उपवास ने देशवासियों को सही जीवन दृष्टि भी दे दी थी। भारत की भौगोलिक एकता को वह संजोकर नहीं रख सके थे, लेकिन यदि पाकिस्तान में जाकर उन्होंने अहिंसा का सफल प्रचार किया तो क्या भारत की आध्यात्मिक एकता पुनः स्थापित नहीं हो जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कल्पना कर ली थी कि पाकिस्तान वह किस प्रकार जाएंगे। पैदल, भारत से पैदल चलकर पाकिस्तान पहुंचना और वहां भी हर जगह पैदल ही घूमना। इस उपाय से गांधी जी निसंदेह एक विलक्षण आध्यात्मिक आभा का प्रकाशन करते, किंतु उस वक्त तो उनके पैरों में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि उठकर बिरला हाउस के लॉन तक जा सकते। प्रार्थना सभाओं में अनुयायी उन्हें अपने कंधों पर रखी चौकी पर बिठाकर ले जाते और सभा के समापन पर उसी तरह वापस अंदर ले आते। उस दिन प्रार्थना सभा की सभी आंखें उन पर भक्ति भाव से टिकी हुई नहीं थीं। आंखों में 3 जोड़े ऐसे थे जो उन्हें कातिलाना तसल्ली से घूर रहे थे। नाथूराम गोडसे, उसका भाई गोपाल और नारायण आप्टे उस प्रार्थना सभा में इसलिए नहीं आए थे कि महात्मा के दर्शनों द्वारा स्वयं को धन्य करें, बल्कि इसलिए आए थे कि बिरला हाउस के लॉन का ठीक से अध्ययन कर सकें, ताकि स्पष्ट हो जाए कि महात्मा के कत्ल के लिए वह कौन सी पद्धति अपनाएं। गोपाल गोडसे के लिए जीवन में यह पहला अवसर था जब वह गांधी जी को देख रहा था। चौकी पर बैठे उस कमजोर आदमी ने गोपाल को प्रभावित नहीं किया। गोपाल की नजरों में वह केवल एक मामूली बूढ़ा था, नाटे कद का और झुर्रियों से सना। गोपाल ने उसे देखने के साथ कोई घृणा अनुभव नहीं की थी। उसे कत्ल करना मेरे लिए न कोई गम की बात थी न खुशी की। गोपाल गोडसे भविष्य में स्वीकार करने वाला था। उसे केवल इसलिए खत्म किया जाना था कि वह लोगों को लगातार गुमराह कर रहा था। गोपाल गोडसे ने महात्मा के प्रति घृणा अनुभव की चाहे ना की, लेकिन वह चौकन्ना अवश्य हो गया, क्योंकि उसने भांप लिया था कि श्रद्धालुओं की इस भीड़ में केवल श्रद्धालु ही बैठे हुए नहीं हैं। सादा पोशाकें पहनकर न जाने कितने पुलिस वाले भी यहाँ मौजूद हैं। प्रार्थना के मैदान से लौटते समय गोपाल ने देखा कि गेट पर पुलिस का तंबू लगा है, जिसके भीतर रखी सब मशीन गन साफ नजर आ रही हैं।
भाग निकलने की कोई गुंजाइश नहीं के बराबर है, वह मन ही मन बोला। 45 मिनट बाद इसकी तसल्ली करके कि किसी की भी नजर हम पर नहीं, साजिश के मुख्य सूत्रधार एक एक करके नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित होटल मरीना के कमरा नंबर 40 में एकत्र हो गए, जिसे आप्टे और गोडसे ने एस देश पांडे और एन देश पांडे के फर्जी नामों से बुक किया हुआ था। करकरे ने आप्टे एवं स्वयं के लिए विस्की का आदेश दिया। आप्टे ने कहा कि अब ठोस कार्य करने का अवसर आ गया है। बिरला हाउस की रचना इत्यादि का जो भी अध्ययन मैंने किया है, उस पर से लगता है कि वार हमें प्रार्थना सभा में ही करना होगा, जब वह बूढ़ा आम जनता के सामने प्रकट होता है। शेष सारा समय वह इतना सुरक्षित है कि हम उसे पा नहीं सकेंगे। खुली प्रार्थना सभा में वार करने के बाद हम पलायन भी कर जाएं, इसकी संभावना कम होने के बावजूद हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। आप्टे का स्वर था। कल 20 जनवरी मंगलवार की शाम 5 बजे प्रार्थना सभा में फैसला। 20 जनवरी मंगलवार की सुबह 9 बजे बिरला हाउस के पिछवाड़े में लाल ईंटों की 4 दीवारी के समानांतर एक टैक्सी आगे बढ़ रही थी। नौकरों के आने जाने का लकड़ी का गेट दिखाई दिया, जहां टैक्सी रुक गई। उसके दोनों यात्रियों ने जब पैदल चलते हुए गेट पार किया तो उन्हें रोकने या टोकने वाला कोई व्यक्ति आसपास मौजूद नहीं था। सामने के आंगन में एक किनारे सीमेंट की बनी एक मंजिला कोठरियों की कतार सी खड़ी थी। वे बिरला हाउस के नौकरों की कोठरियां थीं। इन्हीं कोठरियों के पीछे वह लाल दीवार थी जो कि प्रार्थना सभाओं के मंच को घेरती थी। दोनों यात्रियों ने तब तक चलना जारी रखा जब तक वे बगीचे में ना पहुंच गए। सुबह की धूप में बगीचा सूना और खामोश था। उस सूनी खामोशी ने नारायण आप्टे और उसके नकली साधु दिगंबर पगड़े का हौसला बढ़ा दिया। वे एक नाजुक निरीक्षण के लिए अंदर घुसे थे और उन पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। आज ही शाम को इसी घास के मैदान में उन्हें जो अपराध करना था, उसे ठीक ठीक किस प्रकार संपन्न किया जाए, इसकी बारीकियां अब वे तय कर लेना चाहते थे। गांधी का प्रार्थना मंच जिस लाल दीवार के सामने था, उस पर आप्टे की नजर गड़ी रह गई। उस दीवार में छोटी छोटी खिड़कियों की कतार सी कटी हुई थी। साफ साफ देखा जा सकता था कि उन खिड़कियों के एक तरफ तो है गांधी जी का प्रार्थना मंच और दूसरी तरफ है नौकरों की कोठरियां। एक खिड़की ठीक उस जगह थी जहां से झांकने पर गांधी जी का माइक्रोफोन दिखाई पड़ता। आप्टे की चालाक आंखों ने तुरंत हिसाब लगाया। उस खुली खिड़की से निशाना लेने पर भाषण देने में लीन गांधी की खोपड़ी और पिस्तौल के बीच मुश्किल से 10 फीट का फासला रहेगा। यह शॉट इतना सरल होगा कि बगड़े के घटिया पिस्तौल का निशाना भी चूक नहीं सकता। माइक्रोफोन के ठीक सामने वाली खिड़की बाईं तरफ से गिनने पर नौकरों की तीसरी कोठरी के अंदर थी। यानी अगर तीसरी कोठरी में घुसकर पिछवाड़े की खिड़की में से झांका जाए तो भाषण देने में लीन गांधी की खोपड़ी ठीक सामने दिखाई देगी। दोनों आगंतुक पूर्ण संतोष के साथ जिस राह आए थे उसी राह लौट गए, ताकि सड़क पर प्रतीक्षा करती अपनी टैक्सी में बैठे और निकल चलें। मरीन होटल के रूम नंबर 40 के बाथरूम में 5 जोड़ी उत्सुक आंखें दिगंबर बगड़े की उंगलियों की प्रत्येक हरकत को गौर से देख रही थी। सावधानी के साथ बगड़े ने उन हथगोलों के अंदर डेटोनेटर सरका दिए, जिन्हें वे उसी शाम उपयोग करने जा रहे थे। दरवाजे पर खड़े नाथूराम का चेहरा सफेद हो चला था। नाथूराम ने भर्राए गले से कहा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा, अच्छी तरह जांच लो, ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर। अब उन्हें छड़ का हिसाब लगाना था कि उनके पास जो पलीता है वह किस स्पीड से जलता है। बगड़े ने चाकू से पलीते की डोर काटी। आप्टे से माचिस लेकर बगड़े ने तीली जलाई और पलीते को दिखा दी। आप्टे ने अपनी आंखें घड़ी पर जमा दी थी। पलीते की डोर ने जलना और आप्टे ने सेकंड गिनना शुरू किया। पलीता जलते ही अचानक इतना धुआं निकल पड़ा कि सारा बाथरूम भर गया।
खांसते खांसते षड्यंत्रकारियों का बुरा हाल हो गया। धुआं बाथरूम से बाहर निकलने लगा था। उसका राज छिपाने के लिए उन्होंने दीवानों की तरह जल्दी जल्दी सिगरेटें पीना शुरू किया। इस हंगामे के शांत होने पर आप्टे ने उन सबको शयन कक्ष में बुलाया ताकि प्रत्येक को उसका काम सौंपा जा सके। नाथूराम को अचानक आधा सीसी का तेज दर्द होने लगा, जिसका वह पुराना मरीज था। वह सिर पकड़कर निढाल हो गया। आप्टे ने मदन लाल से कहा कि तुम बिरला हाउस के पीछे प्रार्थना सभा की दीवार से सटाकर वह बम छिपा आओगे जिसके विस्फोट के साथ हमारा एक्शन शुरू होगा। विस्फोट से जो भगदड़ मचेगी उससे हत्या में आसानी रहेगी। इस बीच दिगंबर बगड़े और गोपाल गोडसे नौकरों की कोठरी नंबर 3 में प्रवेश कर चुके होंगे। वही कोठरी जिसका निरीक्षण आज सुबह किया गया है। यदि किसी ने रोक टोक की तो सफाई में यह कहा जाएगा कि हमें पीछे की तरफ से गांधी जी का फोटो खींचना है। प्रार्थना सभा के श्रद्धालुओं के साथ ज्यों ही मदन लाल का बम फटेगा त्यों ही बगड़े इस कोठरी की खिड़की में से गांधी पर गोली चलाएगा। लगभग पॉइंट ब्लैंक चली हुई यह गोली निशाना चूक नहीं सकती। बगड़े की गोली चलते ही गोपाल अपना हथगोला उस खिड़की में से गांधी पर फेंक देगा। गांधी के सामने एक और हथगोला लेकर श्रद्धालुओं के बीच करकरे बैठा होगा। मदन लाल का बम फटते ही करकरे भी अपना हथगोला गांधी पर फेंक देगा। इस हंगामे में कुछ निर्दोषों की जानें भी जाएंगी, मगर उसका कोई उपाय नहीं। कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। नाथूराम की आधा सीसी की पीड़ा इतनी बढ़ चली थी कि वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा करहाने लगा था। हत्या करते समय सबकी पोशाकें, रूप, रंग आदि अलग अलग होना आवश्यक था ताकि वे एक ही थैली के चट्टे बट्टे न मालूम पड़े। आप्टे ने, जो हमेशा शानदार सूट पहनता था, धोती कुर्ता धारण किया। करकरे ने अपनी भौएं रंग ली और मस्तक पर लाल तिलक लगाया। मदन लाल ने बम्बई से एक नीला सूट खरीदा था, उसने उसी को पहन लिया। जीवन में यह पहली बार उसने सूट पहना था। सबने मिलकर कॉफी पी। फिर वे 5-5 मिनट के अंतर से एक एक कर कमरे से निकलने लगे। अलग अलग टांगों में बैठकर वे बिरला हाउस की ओर चले। आप्टे सबसे बाद में रवाना हुआ टैक्सी में। वह टैक्सी हरे रंग की शेवरोले गाड़ी थी, PBF 671, जिसे आप्टे ने रीगल सिनेमा से 4:15 बजे पकड़ा। आने जाने का भाड़ा 12 रुपए तय हुआ था। गांधी जी में उस दिन इतनी भी शक्ति नहीं थी कि प्रार्थना सभा तक पैदल चलकर आते। उन्हें एक कुर्सी में बिठाकर मंच तक उठाकर लाया गया। वह कुर्सी जब भीड़ के बीच से सामने लाई जा रही थी तब जनता दोनों तरफ सादर हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसी जनता के बीच खड़ा मदन लाल पाहवा भी उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका रहा था जिसे कि वह कत्ल करने आया था। बम को उसने पीछे की दीवार के पास पत्तों और घास के नीचे छुपा दिया था। बिरला हाउस के पिछवाड़े में जहां नौकरों के आने जाने का गेट था, आप्टे की हरी शेवरोले टैक्सी आकर रुकी। आप्टे उतरा और करकरे तुरंत उसके नजदीक आया। करकरे ने उसे आश्वस्त किया कि मदन लाल का बम सही सही छिपा दिया गया है। नौकरों की कोठरी नंबर 3 में जाने में भी कोई दिक्कत न होगी, जिसकी खिड़की से गांधी का सिर एकदम नजदीक पड़ता है। करकरे ने कोठरी के नौकर को 10 रुपए दिए थे और वह उनकी सुविधा के लिए कोठरी छोड़ने को तैयार हो गया था। करकरे ने इशारा कर बताया कि कौन सा व्यक्ति उस कोठरी का निवासी है। इसके बाद करकरे गांधी जी के श्रद्धालुओं के साथ मिलकर प्रार्थना सभा में जा बैठने के लिए रवाना हो गया। आप्टे ने टैक्सी में बैठे पगड़े को नजदीक बुलाया और इशारे से बताया कि करकरे ने किस नौकर को 10 रुपए दिए हैं। फिर कहा कि अब तुम उस कोठरी में जाओ। बगड़े ने कोठरी की ओर बढ़ना शुरू किया। अभी वह मुश्किल से 10 कदम जा पाया होगा कि ठिठक कर खड़ा रह गया। कोठरी का स्वामी, वह नौकर, शाम की धूप में बाहर बैठा हुआ था। बगड़े ने देखा कि उसकी केवल एक आंख है। इससे बुरा शगुन भला और क्या हो सकता था। कांपता हुआ बगड़े वापस आया और आप्टे से बोला, मैं उसके कमरे में नहीं जा सकता, वह काड़ा है।
यह सुनकर आपटे भी एक बारगी सिहर गया। उधर मैदान में प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी और गांधी ने बोलना शुरू कर दिया था। उनका स्वर इतना कमजोर था कि डॉक्टर सुशीला नैयर उनके हर वाक्य को भीड़ के सुनने के लिए दोहरा रही थी। जाहिर था कि उतनी कमजोरी में गांधी का भाषण अधिक समय तक चलने वाला नहीं है। आपटे समझ गया कि बहस करने का मौका नहीं है। उसने गोपाल गोडसे से कहा कि तुम तो उस कमरे में चले ही जाओ और ज्यों ही मदन लाल का बम फटने की आवाज सुनाई दे त्यों ही अपना हथगोला खिड़की में से गांधी पर फेंक दो। बगड़े को उसने ताबड़तोड़ एक नया काम सौंपा। जाओ प्रार्थना सभा के श्रद्धालुओं के साथ घुल मिलकर बैठो, आगे बढ़ो, गांधी और स्वयं के बीच अंतर कम से कम रखो, मौका आते ही गांधी पर आमने सामने फायर करो। गोपाल गोडसे नौकरों की कोठरी नंबर 3 की ओर बढ़ा। उसके स्वामी पर हल्की मुस्कान फेंककर वह कोठरी में घुसा और दरवाजा बंद कर सिटकनी चढ़ा ली। अब उसने अंधेरे में खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया, जहां आपटे की योजना की पहली जबरदस्त भूल उसका इंतजार करती बैठी थी। गोपाल गोडसे थर्राकर खड़ा रह गया। सुबह जांच पड़ताल करते समय आपटे ने इतनी चुस्ती नहीं बरती थी कि वह बाकायदा कोठरी के अंदर आकर देखता। जिस खिड़की में से गोपाल को अपना हथगोला फेंकना था वह कम नहीं पूरे 8 फीट की ऊंचाई पर था। आपटे ने अपनी जल्दबाजी में इतना गौर नहीं किया था कि प्रार्थना सभा के मैदान की ऊंचाई नौकरों के आंगन की अपेक्षा बहुत अधिक थी। इसीलिए जो खिड़की प्रार्थना सभा में जमीन के नजदीक खुली हुई थी उसी की ऊंचाई कोठरी के अंदर लगभग 8 फीट थी। हाथ पूरा उठाने के बाद भी गोपाल मुश्किल से उसकी सलाखें छू सका। घबराकर गोपाल कोठरी के अंधेरे में नौकर की चारपाई ढूंढने के लिए हाथ पैर मारने लगा। बाहर सब कुछ योजनानुसार तैयार था। नाथूराम गोडसे ने देखा कि करकरे ने अपना हथगोला फेंकने के लिए मोर्चा ले लिया है। समय आ गया था। नाथूराम ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। संचालक का यह इशारा आपटे ने देखा। उसने मदन लाल को इशारा किया। वह पंजाबी तैयार बैठा था। उसने बड़ी शांति और तसल्ली से सिगरेट का कश लिया, फिर उसके जलते सिरे को अपने पैरों के पास ले जाकर पलीते के छोर पर रख दिया। इसके साथ ही वह तुरंत उठकर दूर चला गया। गिनती के छड़ों के बाद जब अचानक बम फूटा तो उसके धमाके और धुओं से लोगों की चीखें निकल गईं। श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। सुशीला के मुंह से निकल पड़ा, ओ माँ। और गांधी जी अपने कमजोर किंतु शांत स्वर में उससे कहने लगे, डर गई? प्रार्थना करते करते समाप्त हो जाना, इससे बेहतर मृत्यु और क्या हो सकती है? गांधी जी के ठीक पीछे की उस कोठरी में गोपाल गोडसे ने चारपाई खोज ली थी। उसकी लकड़ी पर खड़े होने के बाद भी उसने पाया कि आंखें खिड़की तक नहीं पहुंच रही हैं। अब उसके पास केवल एक चारा रह गया था कि वह अपना हथगोला खिड़की में से अललटप बाहर की तरफ गिरा दे। जिस पर गिरता हो गिरे, जो मरता हो मरे। उसने हथगोला जेब से निकाला। उसी समय उसने ध्यान दिया कि बाहर से गोली चलने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, न करकरे का हथगोला फटने का कोई धमाका हुआ। केवल मदन लाल का बम फूटकर रह गया था। गोपाल के कानों तक गांधी जी की आवाज पहुंच रही थी। अपने कमजोर स्वर में वह अपील किए जा रहे थे, सुनिए सुनिए, कुछ नहीं हुआ है, यह तो केवल सेना की चांद मारी है। बैठिए, शांत रहिए, प्रार्थना जारी रखिए। लेकिन मदन लाल का बम फूटते ही सभा के मैदान में हड़कंप मच गया था। इसका लाभ उठाता हुआ करकरे गांधी के 15 फीट नजदीक तक चला आया। वह बूढ़ा बिल्कुल सामने था, कठपुतले जैसा कमजोर और असुरक्षित। करकरे ने अपना हथगोला बाहर निकालना शुरू किया। साथ साथ उसने गांधी के सिर के पीछे उस खिड़की पर नजर डाली जिसकी सलाखों के पीछे से पिस्तौल की चमकती नली दिखाई पड़नी चाहिए थी। हथगोले का काला आकार भी बाहर की तरफ लुढ़कता या उछलता दिखाई देना चाहिए था। खिड़की पर कुछ नहीं था। करकरे बुत की तरह खड़ा रह गया। गोपाल गोडसे चारपाई से फर्श पर कूद पड़ा। नहीं, उससे वह सब नहीं हो सकेगा। हथियार दूसरों के पास भी है। बिना यह देखे कि हथगोला किसकी जान लेगा, वह उसे फेंक नहीं सकता था। अंधेरे में लपक कर वह दरवाजे के पास आया और सिटकनी उतारने लगा।
उधर मैदान में करकरे का साहस प्रतिपल छूट रहा था। गांधी पर अपना हथगोला फेंकने के लिए वह तब तक प्रस्तुत नहीं था जब तक खिड़की में से भी पिस्तौल या हथगोले का हमला होता दिखाई न दे। इसका कोई आसार खिड़की पर नहीं था। अचानक उसने 31 फीट के फासले पर भीड़ के बीच बगड़े को खड़े देखा। करकरे को आश्चर्य हुआ, ये बगड़े यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो कोठरी में होना चाहिए। बगड़े के दिमाग में केवल एक योजना थी, कैसे वहां से भाग निकले। उसने अचानक महसूस किया था कि राजनीति के साथ उसका कोई सरोकार नहीं। वह केवल व्यापारी आदमी है। उसका व्यापार है हथियार बेचना, ना कि हथियार चलाना। उसने करकरे की आंख से आंख न मिलाई। वह चुपचाप भीड़ में खो गया। उसी समय एक औरत ने, जिसने मदनलाल को पलीते का छोर जलाकर खिसकते देखा था, अचानक उस पंजाबी को पहचान लिया। वह इशारा करती हुई चिल्लाने लगी, यही है वह, यही है वह। गोपाल जब उस कोठरी में से बाहर निकला तो औरत की चीखों ने उसे चौंकाया। उसने देखा कि 2 पुरुष, जिनमें से एक नीली वर्दी में है, मदनलाल को घसीटते हुए गिरा रहे हैं। गोपाल ने अपने भाई नाथूराम और आपटे को भीड़ में खड़े देखा। वे स्तब्ध थे। गोपाल उनके साथ जा मिला। वे तीनों चित्पावन ब्राह्मण एकाध पल झिझकने के बाद अपने शेष साथियों की चिंता किए बगैर उस हरी शेवरोले टैक्सी की ओर बढ़ चले जिसे आपटे ने बुक किया था। टैक्सी में घुसते ही उन्होंने चालक से कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा स्पीड के साथ शहर की ओर निकल चले। पीछे छूट गए करकरे ने देखा कि मदनलाल को घसीटकर उस टेंट की तरफ ले जाया जा रहा है जो बिरला हाउस के गेट पर लगा है। अब करकरे में इतना साहस न रहा कि वह अपना हथगोला बाहर निकाल भी सके। उसने पलायन की तैयारी कर ली। मंच से आदेश दे रहे गांधी जी ने आखिर व्यवस्था स्थापित कर ली थी। लोग बैठने लगे थे। गांधी जी ने शांति से घोषणा की, मुझे अब पाकिस्तान जाना है। सरकार और डॉक्टरों की अनुमति मिलते ही मैं रवाना हो जाना चाहता हूँ। गांधी जी प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अनुमान नहीं था कि अभी अभी वह कितने चमत्कारिक ढंग से बच गए हैं। सभा के समापन पर उन्हें उसी कुर्सी पर बैठाए रखकर श्रद्धालुओं ने कंधे पर उठाया और सादर भीतर ले चले। टैक्सी में शहर की तरफ झपटते नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे और नारायण आपटे की हताशा का कोई ओर छोर नहीं था। नाथूराम का सिर आधा शीशी की लपटों में धू धू कर जलने लगा था। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। मदनलाल को उनके नामों की जानकारी नहीं दी गई थी। फिर भी वह इतना अवश्य जानता था कि वे पूना से आए हैं और उनके अखबार का नाम क्या है। पुलिस को उन तक पहुंचने में देर ही क्या लगेगी। नाथूराम बौखलाहट की धुंध से बाहर आया। अपने भाई से उसने मराठी में कहा कि तुम पूना वापस चले जाओ और कोई एलिबी सोचो। तुम्हारी बीवी है, बच्ची है, तुम्हें उन्हें पालना है। अगला कदम क्या उठाया जाए इसकी चिंता मैं और आपटे कर लेंगे। आपटे ने चालक से टैक्सी रोकने को कहा। गोपाल उतर गया। नारायण आपटे और नाथूराम गोडसे को लिए हुए टैक्सी वाहनों की कतार में खो गई। उधर बिरला हाउस में पूछताछ और बधाइयों का ढेर लग गया था। फोन बजता ही जा रहा था। नेहरू और पटेल दौड़े दौड़े आए। उन्होंने महात्मा को बाहों में भर लिया। एडविना माउंटबेटन भी सबसे पहले आने वालों में से एक थी। फिर तो इतने आगंतुक आते गए कि गिने न जाएं। गांधी जी ने एडविना से कहा, लीजिए, इसमें आप मुझे बधाई दे रही हैं। मैंने भला कौन सी बहादुरी दिखाई जो आप बधाई दें। हाँ, अगर कोई आमने सामने आकर गोली चलाए और मैं मुस्कुराता हुआ राम का नाम लेता हुआ उस गोली को सहर्ष झेल जाऊं, तब जरूर कहूंगा कि बधाई दीजिए। उस शाम गांधी जी का जीवन लेने के प्रयास की जांच करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिए थी, वह D.W. मेहरा, जो दिल्ली पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे, फ्लू के 103 डिग्री बुखार में लेटे पड़े थे। सब सूचनाएं उन्हें फोन से मिलती गईं। उन्हें जब बताया कि बम फोड़ने वाला प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहा है, तो उन्होंने तीसरी श्रेणी के कदम उठाने की इजाजत दे दी। इससे आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसका फैसला दरअसल
उस व्यक्ति पर आधारित था जिसका नाम था डीजे संजीव। दिल्ली पुलिस के चीफ वही थे। हालांकि आमतौर पर सारी जिम्मेदारियां वह मेहरा पर छोड़ दिया करते, क्योंकि उनका वास्तविक काम था भारत के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का संचालन। लेकिन इस बार संजीव के इस फोन ने मेहरा को आश्चर्य में डाल दिया। मदन लाल के मामले की चिंता आप न करें, यह मामला मैं देख लूंगा। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस थाने में मदन लाल अपनी वक्र दृष्टि की कीमत चुका रहा था। बुरी तरह लस्त और परेशान होकर उसने उन 3 अधिकारियों के सामने झुकना शुरू किया जो पिछले 3 घंटों से लगातार उस पर प्रश्नों की बौछार कर रहे थे। उसने स्वीकार कर लिया कि वह अकेला नहीं है, वह एक टोली के साथ आया है। उसने टोली के सदस्यों की संख्या बताई 7। उसने गौरव के साथ स्वीकार किया कि वह अपने साथियों सहित सावरकर सदन में गया था, जहां उसकी उस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ से व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। पुलिस ने उसे अपने साथियों का हुलिया बयान करने पर मजबूर किया। उसने गोलमोल बातें बताई। नाम उसने केवल एक का लिया, करकरे का, लेकिन उसने किरिरकी उच्चारित किया। नाथूराम गोडसे का व्यवसाय क्या है, यह उसके मुंह से एकाएक निकल गया। उसने बताया कि मेरा एक साथी किसी मराठी अखबार का संपादक है। अखबार का नाम या तो राष्ट्रीय मराठा है या अग्रणी मराठा। अखबार का नाम अधूरा और गलत लेने के बावजूद उस आधार पर आगे बढ़कर पुलिस कहां से कहां पहुंच सकती थी। मदन लाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत हिंदू महासभा के कार्यालय और मरीना होटल की तलाशी ली। मदन लाल का कोई साथी न मिला। बगड़े अपने नौकर के साथ मीलों दूर था और क्षण दूर खिसक रहा था, क्योंकि वह पूना की दिशा में जाती ट्रेन में बैठा हुआ था। करकरे और गोपाल गोडसे फर्जी नामों से पुरानी दिल्ली के एक अन्य होटल के मेहमान बन चुके थे। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे भी घंटों पहले मरीना होटल छोड़ चुके थे। आधी रात को पुलिस ने अगली सुबह तक के लिए मदन लाल से पूछताछ रोक दी। मामले की दैनिक कार्यवाही बंद करते समय पुलिस अधिकारी अपने कार्य की गति से असंतुष्ट नहीं थे। केवल 6-7 घंटों में उन्होंने इतना कुछ जान लिया था कि अब धैर्य और चतुराई का थोड़ा सा ही उपयोग करके पुलिस नाथूराम गोडसे को पहचान सकती थी, साथ में नारायण आप्टे को भी। इसके बावजूद जो पुलिस कार्रवाई इतने अच्छे ढंग से शुरू हुई थी, वही क्रमशः इतनी धीमी, फूहड़ और फालतू साबित होती गई कि 30 साल बीत जाने के बावजूद भारत की समझ में यह आने वाला नहीं था कि यह जो हुआ वह आखिर कैसे हुआ। धन्यवाद। ये था चैप्टर नंबर 18। कल रात 10 बजे मैं आपसे मिलूंगा चैप्टर नंबर 19 के साथ, जिसका नाम है पुलिस हमें पकड़े इससे पहले गांधी को मार देना है। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।